गुड मॉर्निंग बच्चों। जहाँ से कल खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस चल रहे थे, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कल क्या हमने जाना था कि जो भी हमारे वेट्स मेनली असाइन होते हैं, हमें उन वेट से ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके फाइनली हमें आंसर हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, एक सेकेंड। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही। क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 22। एक XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका हमें कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है कि किन किन जो भी हमारे पास कंपनी के पास अवेलेबल वेरियस सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें उन्होंने अपना कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। लाइक कंपनी के सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फोर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें कंपनी ने अपने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें 20,000। उसके बाद है रिटेन अर्निंग्स, जो कंपनी ने अपने पास रिटेन फॉर्म में, रिटेंशन रेशियो के फॉर्म में जो पैसे रख रखे हैं, वो है 10,000 रुपीज। सबसे लास्ट जो डिवेंचर्स हैं उसके, कंपनी के बेसिकली जो लोन्स वगैरह कहलाते हैं, वो है 20,000। अब ये जो इसके कंपनी के सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन पर फर्म को कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, या शेयर्स पर क्या वो डिविडेंड पे कर रहा है, वो भी हमें दे रखा है। वो कितना दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, दैट मीन्स वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, वहां XYZ जो ये फर्म है वो डिविडेंड पे कर रही है, तो वहां का हमारा डिविडेंड है 11%। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये 11% जो है ये इसी अमाउंट से निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो प्रेफरेंशियल कैपिटल है, उस पे जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है वो है 10%। नेक्स्ट रिटेन अर्निंग्स 8% जो है, वो रिटेंशन रेशियो रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में रख रखा है फॉर्म में अपने पास। नेक्स्ट डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ रहा है वो है 10% का। यहाँ पे हमें टैक्स रेट दे रखा है 50% है टैक्स स्लैब। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करनी है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमारा फॉर्मूला वही रहता है, जो हमारे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रहते हैं उसको हम उनके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करके एट लास्ट सारे जितने भी अमाउंट हमें, या जो हमारे सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, उन सबको हम आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे ये फॉर्मूला दिख रहा है, WACC इज इक्वल टू K इंटू W1, KD इंटू W2 प्लस KP इंटू W3। जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी होंगी हम उसी को लेंगे। लाइक हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, तो इसकी कॉस्ट हमारी क्या होगी, KE। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की क्या होगी, KP। रिटेन अर्निंग्स की KR, और डिवेंचर की KD। अब हमें क्या करना है, अब हमें सोर्स फिर से वापस से अब हमें क्या कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी जितने भी जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू या इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, सबसे पहले कॉलम में हम वो लिख लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम अमाउंट लिख लेंगे। उसके बाद थर्ड कॉलम हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बनेगा। सबसे लास्ट कॉलम होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमने क्या किया, जो हमारे चारों सोर्सेस थे हमने उसको मेंशन कर दिया। क्या क्या थे हमारे सोर्सेस, दिख रहे हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड डिवेंचर्स। फाइन। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली, उसके बाद हमने अमाउंट भी लिख लिया। अमाउंट के लिए क्या हुआ, जो हमें क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है उसको हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। कॉस्ट ऑफ हमारी जो कैपिटल है वो कैसे निकलती है, जो हमारा एक टोटल अमाउंट आया है उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, ईच जो हमारे सोर्सेस के अमाउंट्स दे रखे हैं। लाइक यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का जो सोर्स का अमाउंट है वो कितना दे रखा है, 25,000। टोटल हमारी जो टोटल अमाउंट है वो कितना दे रखा है, 75,000। अब हम क्या करेंगे, इस 25,000 को इस 75,000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक सेकेंड रुकना।
एक सेकेंड रुकना, कुछ गलत है क्या? यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी इसमें नहीं दे रखी है कंप्लीट फॉर्म में। लाइक ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कल पढ़ा था, इसमें हमारा ये अमाउंट तो दे रखा था। वेट्स हमने क्या किए थे? वेट्स हमने निकाले थे डिवाइड करके। किसको किससे डिवाइड किया था? इस अमाउंट को टोटल इससे, ठीक है। उसके बाद हमने कॉस्ट निकाली थी। यहाँ पे हमें टैक्स रेट दे रखा है, दैट मीन्स हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? जैसे इसी क्वेश्चन में पहले हमने कॉस्ट ऑफ डेट निकाली थी। कैसे निकाली थी? इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो? कॉपी पेन लेके बैठे हो? तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं बच्चों, रिस्पॉन्स तो दिया करो एटलीस्ट। बोलो, सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो? जो पूछ रहे हैं बताओ, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। खुद से भी तो कुछ करो कैलकुलेशन। हर चीज क्या पकी पकाई चाहिए? कॉपी कर रहे हैं। फाइन, मत बोलो फिर। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी में पढ़ो। अब कोई ये मत कहना कि समझ में नहीं आया। जब पूछ रहे हैं, जो कह रहे हैं वो करोगे नहीं, तो अब जब जैसे हमें समझ में आ रहा है हम वैसे ही पढ़ाएंगे। हमें क्या करना है? ये चार हमारे सोर्स दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहले हमें इनकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी होगी। आफ्टर टैक्स कॉस्ट के लिए सबसे पहले केई। केई का फॉर्मूला क्या होता है? जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। डिविडेंड हम कितना पे कर रहे हैं? 11%। मार्केट प्राइस हमें यहाँ पे नहीं दे रखा, हमें टोटल अमाउंट दे रखा है। हम 25,000 का 11% निकालेंगे, जो आएगा उसको हम 25,000 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमारी के ई आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमें निकालना है के पी। के पी के लिए हम क्या करेंगे? हमारा टोटल अमाउंट 20,000 है, उस पर 10% हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। 20,000 का 10% कितना हुआ? बोलो, 2,000 हुआ। 2,000 हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी के पी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है के डी निकालना है। हम 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आफ्टर टैक्स रेट के लिए हम क्या करेंगे? जो ये हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 10%, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1 माइनस टैक्स रेट से। इस तरीके से हमें के ई, के पी, के आर और के डी मिल जाएंगी। जब ये सारी कॉस्ट हमें मिल जाएंगी, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ ये कैपिटल है, इसको हम क्या करेंगे? जो ये हमारा अमाउंट है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने वेट्स इसलिए नहीं निकाले क्योंकि यहाँ पे हमने टैक्स रेट भी दे रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ पे हमें जो हम ये मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमें बेसिकली अलग अलग मार्केट प्राइस के फॉर्म में नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ हमें डायरेक्ट टोटल अमाउंट कितना हमारा स्पेंड हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू पर, ठीक है। सुन रहे हो? जो भी हमें टोटल अमाउंट दे रखा है उसी पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं हम कॉस्ट। इसलिए हम किसी भी टाइप का कोई भी रेट्स नहीं निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, जो ये हमारे अमाउंट है इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके, अब सबसे चारों अमाउंट्स अलग अलग लिख लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम क्या करेंगे? इन चारों को सम करके टोटल कर देंगे। अब इस टोटल से अब हमारा निकलेगा क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? जो ये हमारा टोटल अमाउंट आया है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? जो हमारा ये टोटल अमाउंट हमारे सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का दे रखा था, आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.73 हमारा फाइनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? फिर से हमें कुछ एक फॉर्म है, एक सेकेंड बच्चों। एक सेकेंड जूम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक फर्म दे रखी है, ठीक है। कौन सी? एक्स लिमिटेड। उसका हमें फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, जिनका हमारा टोटल अमाउंट है 40। ये जो 40, 10 और 30 लिखा है, ये
अमाउंट लैक्स में मींस 40 लाख, 10 लाख और 30 लाख, ठीक है। कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है 10% का, 10% का डिविडेंड पे कर रही है। इसका मतलब टोटल कितना पे कर रही है, जो ये हमारा टोटल अमाउंट है इसका हम 10% निकाल लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमें दे रखा है 16% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब कि 10 लाख का अमाउंट था जिसमें से 16% हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे, हम 16% निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है डिबेंचर 14%, टोटल अमाउंट है हमारा 30 लाख, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिविडेंड पता ही है, यहाँ पे हमें कोई फिलहाल टैक्स नहीं दे रखा है। हमें क्या निकालनी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो ये हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसी की हेल्प से। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। एक और पार्ट हमें दे रखा है कि हमें न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, जबकि कंपनी ने अपने फंड्स को रेज किया है किससे, 20 लाख रुपए से, बाय इशूइंग 15% डिवेंचर्स। सबसे पहले तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ इसकी हेल्प से निकाल देंगे। जो नेक्स्ट पार्ट में हम ये निकालेंगे वो एज इट इज हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे जो 3 सोर्सेज हैं हमने वो मेंशन कर दिए, और तीनों सोर्सेज के जो हमारे टोटल अमाउंट थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वेट्स असाइन करने हैं। यहाँ पे हमें टैक्स नहीं दे रखा था, ठीक है, तो हमने नॉर्मली वेट्स असाइन करने स्टार्ट किए। नॉर्मल वेट्स असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो इंडिविजुअल अमाउंट है एक एक सोर्स का, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट हमें यहाँ दे नहीं रखा है बट हम निकाल सकते हैं, 40 लाख, 10 लाख और 30 लाख, इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 80 लाख। अब हमें वेट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 40 लाख को डिवाइड कर देंगे 80 लाख इंटू 100, तो हमारा वेट आ गया 0.5। नेक्स्ट है 10 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख इंटू 100, आ गया वेट 0.125। नेक्स्ट है 30 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख इंटू 100, वेट आ गया 0.375। अब यहाँ पे हमें जो ये कॉस्ट दे रखी है कि 16% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 14% डिवेंचर्स और 10% हम डिविडेंड, ये जो हम पे कर रहे हैं ये आफ्टर टैक्स, ऑलरेडी हमने टैक्स पे कर रखा है तब हमारी ये कॉस्ट इनकर हो रही है। तो आफ्टर टैक्स जो कॉस्ट होगी वो हम यही लिख लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, क्योंकि हमें 10% डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा था तो वो हमने लिख लिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमने 16% शेयर्स इशू किए तो वो हमारा 16% हो गया। डिवेंचर हमारे 14% थे, ठीक। अब हमें फाइनली WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें वेट्स दे रखे हैं इसको हम इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट को ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो वैल्यू आएगी 12.25, ये हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। तो ये तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट पूछा गया है कि अगर फर्म अपनी जो भी कैपिटल है उसमें एडिशनल रेस कर रही है 20 लाख रुपए का, ठीक है, और ये 20 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं, जबकि उसने 15% डिवेंचर्स भी इशू किए हैं। तो अब हमारे जो नेक्स्ट नई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम निकालेंगे, उसके लिए हमारे जो अब तक 3 सोर्सेस थे उसमें हमारा एक ये सोर्स और ऐड हो जाएगा। कौन सा ऐड हो गया, डिवेंचर्स का, ठीक है। एज इट इज जो लास्ट वाला रहेगा वो हमारा सब एज इट इज यही रहेगा, सिर्फ एक न्यू ऐड होगा जो कि हमारा है डिवेंचर्स 15%, जिसके लिए जो हमारा अमाउंट है जो हमने निकाला है वो है 20 लाख रुपए का। अब हमें क्या करना है, वेट्स असाइन करने। वेट्स असाइन करने के लिए इंडिविजुअल एक एक सोर्स को डिवाइड कर देंगे, जो हमारी टोटल अमाउंट आया है। क्या है टोटल अमाउंट, 40 लाख, फिर ये 10 लाख 50 लाख, फिर ये 30 लाख 80 लाख, और फिर ये 20 लाख, मतलब कितना हुआ, 1 करोड़ हो गया। अब हमें वेट्स असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100, तो हमारा वेट कितना आ गया 0.4। सेम यही काम नेक्स्ट करेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100, 0.1। 30 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100 आ गया 0.3। नेक्स्ट 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इंटू 100 हमारा आ गया 0.2। अब हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी है। ऊपर जैसे हमें दे रखा था वो तो एज इट इज हम नोट कर देंगे। डिवेंचर्स के केस में कितने परसेंट था, 15% डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किए थे, ठीक है। तो वो हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ गई किसके लिए, डिवेंचर्स के केस में। अब हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या करना है,
सबसे पहले जो भी हमारे वेट थे और जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे चारों हेड्स के लिए, जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC लिमिटेड कोई कंपनी थी जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या क्या है उसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख की, जिसमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 12% का। ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर थी, प्रेफरेंस शेयर्स थे और 8% लोन या डिवेंचर थे। तो हमारा अमाउंट क्या हो गए थे, 10 लाख, 5 लाख और 15 लाख। हमें क्या कैलकुलेट करना है, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कुछ भी हाँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, एज्यूम करते हुए जो हमारा टैक्स रेट है वो 50% है, और चाहे वो बिफोर टैक्स हो या आफ्टर टैक्स हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है एज इट इज, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। सबसे पहला कॉलम सोर्सेस का, उसके बाद सोर्सेस की जो अमाउंट या मार्केट वैल्यू दे रखी है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा था, हाँ हाँ, हमने क्या किया, अमाउंट का सोर्सेस का बनाया सबसे पहले, फिर हमारा टोटल अमाउंट बना। अब हमें बिफोर टैक्स कॉस्ट निकालनी है। बिफोर टैक्स कॉस्ट तो हमें दे ही रखी है, 12% डिविडेंड है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, और हाँ ये हमारा हो गया, और 8% लोन है। तो इस तरीके से हमारी बिफोर टैक्स कॉस्ट आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ये मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उसको हमारा जो बिफोर टैक्स कॉस्ट रेट है उससे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब उसके बाद हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट रेट इधर भी दे रखी है। ठीक, वहां के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट आया है उसी का 20%। कुछ गड़बड़ गलत हो रहा है, फिर से देखते हैं। हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कैसे आएगी, जो ये हमारे टोटल अमाउंट्स दे रखे थे अलग अलग सोर्सेस से, उनको हम बिफोर टैक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारी ये वैल्यू आई जा रही है। फिर हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी निकाल रहे हैं, वो हमें ऑलरेडी दे रखी है कि 12% है इक्विटी शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर और 8% लोन, तो वो हमने एज इट इज लिख दिए। ठीक है, देखो ये गड़बड़ हुआ है, ये 4% है ना, इसको 8% कर लो। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी, अच्छा, अब हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट निकाल ली। कितनी आई थी हमारी टोटल कॉस्ट, 2,90,000 डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल, वो कितनी थी, 2,30,000। अब अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है वो हमें दो तरीके से निकालनी है, एक बिफोर टैक्स निकालनी है, एक आफ्टर टैक्स। ये हमारे लिए बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बिफोर टैक्स कॉस्ट भी निकाल रखी है और आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिफोर टैक्स निकालते हैं। बिफोर टैक्स के लिए हमारी क्या है अमाउंट, 2,90,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ अकाउंट हो गया। उसके बाद है आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स के लिए जो हमारी ये वैल्यू आ रही थी सबसे लास्ट में, जो अभी हमने निकाली थी, उसको डिवाइड कर दो तुम। ठीक है, आपस में, तो हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से हमारी बिफोर टैक्स कॉस्ट भी आ गई और आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी आ गई। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखो, एक कंपनी है, उसका हमें कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है और हमें ये बताना है
क्या बताना है, कैलकुलेट में बुक वैल्यू वेट्स बताने हैं उसके, और मार्केट वैल्यू वेट्स बताने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या क्या इसमें दे रखा है सोर्स। जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट है डिफरेंट सोर्सेज का, वो इस तरीके से है कि इक्विटी शेयर 14% है, रिटेन अर्निंग 13% है, you know, हाँ रिटेन अर्निंग 13%, डिफरेंस कैपिटल तो ये हो गया। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें देखो, इसमें दो चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन में, अगर ध्यान दिया हो, दो टाइप के वेट से हमें सॉल्व करना है, एक तो बुक वैल्यू वेट से और एक मार्केट वैल्यू वेट से। बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट कैसे निकलेंगे ये भी अभी बताएंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम बुक वैल्यू वेट से करते हैं। बुक वैल्यू वेट हमारे वो वेट्स होते हैं कि जितने परसेंट के, जैसे इक्विटी शेयर इशू हुए या प्रेफरेंस शेयर इशू हुए, ये सारे वेट्स हमारे इक्विटी शेयर कहलाते, ठीक है। इक्विटी शेयर नहीं कहलाते, मीन्स हमारे बुक वैल्यू वेट कहलाते। हमने अपने चारों अर्निंग्स, जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट थे वो हमने लिख दिया, अमाउंट हमने लिख के देख लिया। अब हमने क्या किया, जो हमने सारे अमाउंट्स लिख दिए, इनका टोटल कर दिया। अब हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी दे रखी है, वो भी हमने लिख दिया। टोटल कॉस्ट के लिए हम इस अमाउंट को इस आफ्टर टैक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारा सबसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। हम ये जो समेशन आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे इधर टोटल अमाउंट से, तो हमारी आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जबकि हमने बुक वैल्यू मेथड का यूज किया है, बुक पेमेंट का। ठीक, ये हमारा आ गया बुक वैल्यू के हेल्प से। नेक्स्ट हमें निकालना है मार्केट वैल्यू वेट से। मार्केट वैल्यू वेट्स के लिए हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। रिटेन अर्निंग्स नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास रिटेंशन रेशियो के फॉर्म में कुछ पैसा हम रखते हैं। हमने क्या किया, सारे अमाउंट लिख दिए एज इट इज, 90,000, 10,000 और 30,000, ठीक है। ये 90,000 कैसे आ गया, इधर तो कोई कंडीशंस दे नहीं रखी है। अब हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000, ये यही गड़बड़ हो रहा है, 10,000 और 30,000। अब क्या करेंगे, हम फिर से जैसा प्रीवियस मेथड में किया था, आफ्टर टैक्स कॉस्ट मेंशन कर लेंगे, टोटल में से आफ्टर टैक्स कॉस्ट, हाँ, और जो भी हमारे टोटल था उसको आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। क्लियर है अब ये इसके क्वेश्चंस। अरे बच्चों बोल दो यस और नो में, एटलीस्ट एक बार तो रिस्पॉन्स दो। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, देखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो भी हमारे वेट्स हमने, जिन जिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने जो भी हेड्स दिए हैं, या उस जिन जिन हेड्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है टोटल और अपने अमाउंट से, ठीक है, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट से, उसकी बेसिक कैपिटल निकालना कि प्रेजेंट टाइम में अगर हमने जब इन्वेस्ट किया था तो हमारा अमाउंट 10,000 या 15,000 था, अब प्रेजेंट टाइम में वो हमारा अमाउंट क्या हो गया, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सब कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। वो एडवांटेजेस क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉजिकल। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि जो भी वेट्स असाइन होते हैं उसको डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इन केस अगर हमें वेट्स नहीं भी असाइन होते हैं तब भी वेट्स असाइन करना भी एज सच कुछ टफ काम नहीं है, ठीक है। वेट्स हमारे उसी से ही जो जितने परसेंट का इशू हम लॉन्च कर रहे हैं वही उसी से ही उसमें जो कॉस्टिंग आई होती है वही हमारी जनरली क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। और वेट्स हमारे क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है उसको हम टोटल वैल्यू से जब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सीधा साधा इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड भी है।
ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज का पॉइंट है। नेक्स्ट है बिल्ड्स ऑन इंडिविजुअल डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट्स। जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो एक इंडिविजुअल डेट से और इक्विटी कंपोनेंट बोथ से मिलकर ही बनी होती है। नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेट इन पीरियड्स ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स रियलाइज कर रही होती है, मीन सुपर नॉर्मल नहीं, या जो भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे कैपिटल बजट्स के कैपिटल बजटिंग के प्रपोजल होते हैं, जब वो भी हमें एक बेसिक का देखा जाए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बेसिक हमारा जो अर्निंग प्रॉफिट है वो बहुत ही नॉमिनल है, उस केस में ये हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी हेल्पफुल होती है, हमें एक अच्छा अमाउंट रियलाइज कराती। नेक्स्ट क्या है, जब डेट ये एक्यूरेट और होती है जबकि हमारे डेट लेवल क्या हो, रीजनेबल हो। जो देखो जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो बेसिकली प्रॉपर हैंडल कर लेती है कब, जबकि हमारी डेट पे लोअर कॉस्ट को इन्वेस्ट किया गया हो, जिससे कि वो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्म में जनरेट हो। ठीक है, ये सब हमारे थे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेज का फर्स्ट डिसएडवांटेज वो ये कि किसी भी टर्म को प्रॉपर वेट से साइन करना इजी नहीं होता है। क्यों नहीं इजी होता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर माने हमारा जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो चूज करना कि वो बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है, तो उसको हम चूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर हम प्रॉपर नहीं करेंगे तो उस केस में जो हमारी फॉर्म है वो ऑलमोस्ट टोटल डेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो एक ये भी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या है, व्हेन द कंपनी इज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट रेडिकल चेंजेस इन इट्स डेट पॉलिसी। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो हमारे कुछ कंपनी फर्म के कुछ पॉइंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होती है, या जहां पे हम फर्म की WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं फाइंड कर सकते। वो कुछ पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, लाइक कि व्हेन द कंपनी इज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट, जब कंपनी अपनी डेट पॉलिसी में बहुत ही नॉमिनल से चेंजेस करने वाली होती है, उस केस में जो भी हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज्यादा यूजफुल भी कह सकते हैं और ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, व्हेन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज बीइंग चेंज्ड। जब हमारी फर्म की जो डिविडेंड पॉलिसी है उसको चेंज किया जा रहा होता है, उस केस में क्या होता है, हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं एप्लीकेबल होती है, क्योंकि हम जो भी डिविडेंड पॉलिसी में अगर चेंज हो रहे होते हैं तो उस केस में जो भी हमारे डिविडेंड्स होते हैं उसमें भी हम चेंज कर रहे होते हैं। ऐसे केस में एक सेट डिविडेंड ना होने से जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर बीइंग चेंज। जो कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज है अगर उसमें किसी टाइप का कोई चेंज हो रहा होता है तो उस केस में भी हमारे लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना ज्यादा इजी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग अ चेंज इन डेट इक्विटी मिक्स। डेट इक्विटी मिक्स में अगर कंपनी के हम डेट स्ट्रक्चर और इक्विटी स्ट्रक्चर में भी चेंज कर रहे होते हैं तो उस मीन ओवरऑल हम अपनी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में ही चेंज कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या है, इट इज कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जहाँ पे कंपनी जो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इट इज प्रीज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज इंडिपेंडेंट टू द वैल्यू फंड्स रेज। द प्रीजम्पशन डज नॉट होल्ड वेल इन। अगर हम अपने फंड्स की कॉस्ट को रेज कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, जो कि हमारी फंड्स की वैल्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, तो ऐसे केस में हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि उस केस में हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, the specific costs are based upon the existing capital structure and these
changes when this will change when additional funds have been raised. A firm cannot measure its cost directly on additional capital. It can only be estimated. If additional financing capital structure changes, the effective rate of capital will also change. ये क्या कह रहा है कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम कोई एडिशनल फंड्स भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो भी हमारे एडिशनल फंड्स हैं उसको ऐड करने पर जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उसमें चेंज होंगे, जिससे जो भी असाइन रेट्स होंगे उनमें भी करस्पॉन्डिंग चेंजेस होते रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम फाइंड प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फाउंडेशंस थी, ये इस तरीके की फाउंडेशंस थी जिससे कि हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट वे में हम नहीं कह सकते कि हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एप्लीकेबल या यूजफुल होगी ही हर पॉइंट पर। ये हमारी कुछ सर्टेन पॉइंट्स या कुछ सर्टेन बाउंड्रीज या लिमिटेशंस ऐसी थी जहां पे हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सक्सेसफुली हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो जितना आज बताया उतना क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। ओके, ये एक बार फिर से आज पूरा रिवाइज करके देखना, ठीक है, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार रिपीट हो सकता है। अगर क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कल या परसों जब भी उस केस में फिर दूसरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि अभी हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं फर्म का। नेक्स्ट टाइम पे हम कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड 3 थ्योरीज थी, वो 3 थ्योरीज अलग अलग 3 थ्योरीज थी, लाइक एक नेट इनकम अप्रोच थी, एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी, और दूसरी एक और अप्रोच थी, वो थी एक एमएम हाइपोथेसिस कहलाती है, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ फर्म जो हमारी फर्म है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ा है, किस टाइप का हो सकता है, किन किन हेड से कौन कौन से हेड से मिलकर हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर बन सकता है, क्या उसमें कैसी होनी चाहिए, और एन आइडियल फर्म किस टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, और इन कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम किस तरीके से क्या अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकाल सकते हैं, साथ ही साथ किन किन पॉइंट्स पर या कौन सी ऐसी बाउंड्रीज है जिनके रहते हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सॉल्व नहीं कर सकते या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे सामने नहीं आ सकती है, ठीक है। इतना सब कुछ हमने पढ़ा है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर अपनी फर्म का पढ़ लिया, अब कौन सी थ्योरीज ऐसी थी जो हमारी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके, तो एक बार रिवाइज जरूर से कर लेना, ठीक है, जिससे नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा कल परसों में उसमें ये पहले से पता रहे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो एक बार वापस से रिवीजन उसका कराया जा सके, ठीक है। तो आज की क्लास कर रहे हैं, अटेंडेंस पोस्ट कर देना क्लासेस पे, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। बाय।